बता दें तो, दुनिया का पूरा इतिहास सुना दें तो, और अगर हम ये कहें कि हम पूरी कहानी सिर्फ 2 घंटे में सुनाएंगे तो, जी हाँ, हम आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। बिग बैंग से आज तक की कहानी, कैसे हमारे ग्रह पर इंसानों का जन्म हुआ, किस तरह से हम स्टोन एज से स्टीम इंजन तक पहुंचे, किस तरह से शहरों और सभ्यताओं के पहले बीज पड़े। हर चीज जुड़ी हुई है और वो रास्ता आप तक जाता है। इतिहास को इतना सब कुछ करने में 1370 करोड़ साल लगे, लेकिन हम आपको हर जरूरी जानकारी देंगे सिर्फ 2 घंटे में। ये है हमारा नवजात ब्रह्मांड। आने वाले दिनों में जो भी होगा, जिस भी चीज का वजूद होगा, उसकी शुरुआत यहां से हुई। ऊर्जा के इस छोटे से स्रोत से, वो स्रोत जो एक परमाणु से भी छोटा है। हम आज जिस इतिहास को जानते हैं, उसकी शुरुआत बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई थी। हम वजह तो शायद न जान पाएं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हो गया। सेकंड के करोड़वें 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 हिस्से में जो चीज परमाणु से भी छोटी थी, वो अचानक एक तारामंडल से भी बड़ी हो गई। हुश! आप जिसे देख रहे हैं वो ऊर्जा है, और अगले 2 घंटे में हम जो दिखाने जा रहे हैं, उसे समझने के लिए ये बेहद अहम है। सेकंड के एक मामूली से हिस्से में बिग बैंग ने इतनी ऊर्जा पैदा कर दी जो आज तक मौजूद है। इतनी ऊर्जा जिससे हर तारा रोशन है, हर जीव को जिससे ताकत मिलती है। हम जितनी भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वो उस वक्त की है जब कायनात बनी थी। जब हम कार में पेट्रोल डालते हैं, तब हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जो बिग बैंग के वक्त बनी थी। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस 2 घंटे की कहानी में अभी कुछ ही मिनट बीते हैं, पर इतने में ही 3,80,000 साल बीत गए। अब आप देखने वाले हैं हमारे असली पूर्वजों के जन्म को, पहले परमाणुओं को। ये है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड इसकी मदद से ही हमारे आसपास की हर चीज बनाने वाला है। हाइड्रोजन एक बेसबॉल टीम की तरह होती है। हम सोचते हैं कि किस खिलाड़ी को हम टीम में रखें। मुझे एक ब्रह्मांड बनाना है, उसकी शुरुआत हाइड्रोजन से करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव होता है और उससे कई किस्म के परमाणु बनाए जा सकते हैं। पहले परमाणु ब्रह्मांड में उड़ने लगे, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि वो बराबरी से नहीं फैले थे, क्योंकि ज्यादा परमाणुओं वाले छोटे पॉकेट्स में शुरुआती ब्रह्मांड को गढ़ने वाले ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। पहले तारामंडल बनने लगे और ब्रह्मांड के अंतहीन राज सामने आने लगे। पूरे इतिहास में जब भी किसी एक जगह पर ज्यादा ऊर्जा और तत्व जमा हुए, वहां जटिल चीजें होने लगी। पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे इलाके थे जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर क्रिएटिविटी, साइंस और आर्ट नजर आ रहा था, और कई नई संस्कृतियां भी बनी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगी थी। जाहिर सी बात है, जहां भी कुछ होगा वहां नई चीजें विकसित होंगी ही, और जहां कुछ है ही नहीं, वहां पर क्या विकास हो सकता है।
बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद भी नए बन रहे तारामंडलों के अंदर ग्रेविटी लगातार गैस और धूल के बादलों को दबा रही थी, जिससे दबाव और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब तापमान करीब 17.25 लाख सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, तब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराने लगे, जिससे एक नया तत्व बना हीलियम, और उससे निकलने लगे ऊर्जा के तेज गुबार। पहले तारे का जन्म हुआ। अचानक ही वहां पर रोशनी की तेज चमक नजर आने लगी, जिससे निकली ऊर्जा ब्रह्मांड में मिलने लगी। पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। लेकिन इस शुरुआती ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी थी। तारे तो करोड़ों थे, पर ग्रह एक भी नहीं था। ग्रह बनाने और फिर इंसान की रचना करने के लिए अगला कदम उठाना था, जिसकी वजह से आज तक का इतिहास बना। उसके लिए ब्रह्मांड के पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही थीं। हर जटिल चीज, हर वो भारी चीज जिससे कुछ बनाया जा सकता है, मसलन आयन या जीवन या ऐसी दूसरी चीजें कार्बन से बनी थी, लेकिन वो असल में तारों में बनाई गई थी। हम भले ही अपने सूरज जैसे तारे को प्रकाश का स्रोत माने, पर उसके अंदर एक और बहुत बड़ी घटना हो रही थी। तारे तत्व बनाने की फैक्ट्री हैं। वो हाइड्रोजन को हीलियम से, हीलियम को लिथियम से मिलाकर 25 ऐसे आम तत्व बना रहे थे जो जीने के लिए जरूरी थे, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयन भी शामिल थे। मतलब 1200 करोड़ साल पहले ही तारे वो तत्व बनाने लगे थे जिनसे आयन एज शुरू हो सकता था, जिनसे शहरों के लिए इमारतें और इंसान के बनाए कुछ बेहतरीन स्मारक बन सकते थे। लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने से पता लगता है कि शुरुआती ब्रह्मांड के सामने अगली चुनौती क्या थी। इस मूर्ति का फ्रेम तो लोहे से बना है, लेकिन इसकी खाल जिस चीज से बनी है वो इतनी भारी थी कि तारों में नहीं बन सकती थी। बात चाहे लेडी लिबर्टी की त्वचा बनाने की हो या शादी की अंगूठी के लिए सोने की या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम की, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल अलग तरीके से बनाना पड़ता है। तारों के पास इस काम को अंजाम देने लायक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन जब तत्व बनाने वाली फैक्ट्री में इतना दम ही ना हो तो उसे उड़ा देने में क्या बुराई है। पहले तारे बनने के कुछ लाख साल बाद ही उनमें से कुछ में अचानक विस्फोट हो गया। वैम! इन विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं, और ये ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद सबसे बड़े विस्फोट थे। उससे जो ऊर्जा निकली उसने ज्यादा भारी तत्वों को एक दूसरे में मिलाना शुरू किया। विस्फोट के साथ वो तारे तो खत्म हो गए, लेकिन उनसे बना यूरेनियम, सोना और हमारी दुनिया में मौजूद दूसरे तत्व, जिनमें से एक तांबा भी था। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स असल में ब्रह्मांड में मौजूद पिंडों की एक लाइब्रेरी है, जिनसे हमारी दुनिया बनी। उनमें से ज्यादातर चीजें तो उस खास केमिस्ट्री सेट से ही निकली थीं। सुपरनोवा की वजह से ही आज हम हैं। हमारे खून में आयन है, उस लिहाज से हमारे शरीर के अंदर आज भी सुपरनोवा के कुछ अवशेष मौजूद हैं। वो हमारे शरीर में घूम रहे हैं। हम सभी स्टारडस्ट हैं। तांबा और टिन, ब्रॉन्ज एज। सुपरनोवा के बिना ब्रॉन्ज एज भी नहीं होता। आप दवा की किसी भी दुकान से मल्टीविटामिन की शीशी खरीदिए और उसमें मौजूद तत्वों को पढ़िए। आपको उसमें तांबा मिलेगा, जिंक मिलेगा, सेलेनियम मिलेगा। उसमें हर वो तत्व मिलेंगे जो सिर्फ बन सकते थे अगर सुपरनोवा हो। तारों से बने वही तत्व पृथ्वी पर जीवन के बीज बने, और उनसे ही मानव इतिहास की रचना शुरू हुई। लेकिन सफर तो अभी शुरू हुआ था। इससे पहले कि जीव बनते, ब्रह्मांड को हमारे लिए एक घर भी तो बनाना था। सही घर बनाने के लिए हमें हर जरूरी चीज एक जगह पर जमा करनी पड़ती है। ग्रहों के बनने पर भी यही हुआ था।
हमारे पास जो चीजें होती हैं उनसे ही ये तय होता है कि वो ग्रह हमारे लिए किस तरह का घर साबित होगा। हर सही चीज को बिल्कुल सही जगह पर लगाने में बहुत सारा वक्त लगता है। अगले 800 करोड़ साल में इतिहास के करीब आधे हिस्से में तत्व बनाने वाली फैक्ट्रीज लगातार अपना काम किए जा रही थीं। तारों में विस्फोट हुआ और उन्होंने दोबारा जन्म लिया, और हर नई पीढ़ी के पास पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा भारी तत्व थे। फिर 460 करोड़ साल पहले इतनी सारी चीजें जमा हो गई थीं कि आगे का काम शुरू किया जा सके। एक नए तारे का जन्म हुआ। ये था हमारा सूरज। ये इतना बड़ा था कि इसने पूरे सौर मंडल की करीब 99.9% गैस और धूल समेट ली। इसके बावजूद ग्रेविटी के लिए इतना सामान बचा था कि वो दूसरी चीजें बना सके, जैसे कि ग्रह। इस तारे से बना तीसरा ग्रह बनने वाला था हमारा घर। जब करीब 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, तब तक तो तकरीबन 2/3 इतिहास खत्म हो चुका था। सूरज की पहली किरणें उस अजब अनोखे ग्रह पर पड़ी जो बहुत तेजी से घूम रहा था और जहां 6 घंटे में ही दिन खत्म हो जाता था। जब हम पृथ्वी के शुरुआती दिनों की बात करते हैं, उस वक्त की जब ये बनी थी, तब हमें पृथ्वी को एक दूसरा ग्रह मानना पड़ता है। सूरज की किरणें यहाँ पिघले लावा पर पड़ती थीं। हर जगह लावा ही लावा था। कुछ जगहों पर ज्वालामुखी की काली चट्टानें भी थीं। पिघली चट्टान में मौजूद तत्व इधर उधर बिखरे हुए थे। किसी को उन्हें सही क्रम में लगाना था। एक बार फिर से ये काम किया ग्रेविटी ने। हल्की चीजें सतह की ओर बढ़ी और उन्होंने एक सख्त पपड़ी बना दी। भारी चीजें केंद्र की ओर गईं और उन्होंने पिघले हुए लोहे और निकल का एक कोर बना दिया। उस पिघले हुए धातु का घूमता केंद्र एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था जो अंतरिक्ष तक गया, एक फोर्स फील्ड के तौर पर। यही हमारे होने वाले घर को सूरज के खतरनाक तत्वों से बचाने वाला था। जल्द ही इस मैग्नेटिक फील्ड ने जीवन को बढ़ने का मौका दिया। बाद में उन खोज करने वालों के लिए भी मददगार बना जिन्होंने दुनिया के दोनों हिस्सों को जोड़ा। लेकिन इन सब के लिए पृथ्वी को एक अहम साथी की जरूरत थी। 450 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के बराबर का एक पिंड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी ने उसके ज्यादातर हिस्से को तो निगल लिया था, लेकिन पिघले हुए मलबे की एक फुहार अंतरिक्ष तक जा पहुंची। करीब 1 साल के अंदर ही ग्रेविटी ने इस पिघले हुए मलबे को जमा करके एक गोला बना दिया जो पृथ्वी के चक्कर काटने लगा, और वो उस वक्त से आज तक वहीं पर है। चांद का बनना पृथ्वी के इतिहास के लिए बेहद अहम था। सच तो ये है कि करीब 400 करोड़ साल पहले चांद के बनने से ही पृथ्वी के मौसम पर भी असर पड़ा। चांद पृथ्वी को स्थिर रखता है। उसके ग्रेविटी का खिंचाव पृथ्वी को इधर उधर हिचकोले खाने से बचाता है और हमें भी खतरनाक मौसम से सुरक्षित रखता है। जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से पृथ्वी एक ओर मुड़ गई और उससे पृथ्वी को जीने के लिए एक अहम चीज मिली, मौसम। पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए मौसम बेहद अहम है, और पृथ्वी का अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका होना भी पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन अब 6 घंटे की बजाय 24 घंटे के होने लगे।
440 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। अब सवाल था कि उसे आसमान से नीचे कैसे लाया जाए। जिस किसी दुनिया में जीवन हो, वहां पर थोड़ी बरसात भी जरूरी है। कई लाख साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई, तब बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे ग्रह के पास एक चांद था, एक महासागर था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इंसान के इतिहास का मंच बनने के लिए पृथ्वी को ऑक्सीजन से भरा वायुमंडल और ऐसे उपजाऊ महादेश चाहिए थे जहां लोग रह सकें, विकास कर सकें। हमारी नई दुनिया को कौन गढ़ेगा? उनमें से करोड़ों करोड़ हमारी त्वचा पर रेंग रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में जीवन है? क्या भूत और भविष्य में जाना मुमकिन है? क्या मनुष्य का अगला डेरा किसी और ग्रह पर होगा? जानने के लिए देखिए द यूनिवर्स, एक बिल्कुल नई सीरीज, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। 日本語が少しわかります。日本語が少しわかります。わあ、日本語か。日本語が少しわかります。日本語。はじめまして、よろ。Sir, mineral water or regular water? Regular. Sorry. はじめまして、よろがいします。You okay? Yes, I'm fine. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा। तुम जिससे अगर पूछोगे, वो खुश रहना ही चाहे। जब सच्चे मन से मांगो, तो खुल जाती है राहें, तो खुल के खुशी लुटाओ। ये क्या है आधा आधा। उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। Coca-Cola. Believe in a happier tomorrow. Download the Book My Show free app to check show timings and book movie tickets with ease. BookMyShow.com. My show, my time, my seat. Hey, how's the new house looking? Hello? Are you there? It's Are you okay, bhai? Aspira from Royale. So beautiful, it's beyond words. A paint technologically so advanced, it comes with a 5-year warranty and Teflon surface protector. Yeah. It's Aspira from Royale. It's beyond words. Introducing the large screen Nokia Lumia 1520 with a brilliant full HD display. 20 megapixel pure view for full HD video recording and rich distortion-free sound capture. The new Nokia Lumia 1520. Don't just record, relive. ज्यादा गुस्सा, ज्यादा मजा और ज्यादा टेंशन, पहले से ज्यादा मनोरंजक। डक डायनेस्टी का एक नया सीजन सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। Duck Dynasty brought to you by Fog Black Series, Turkish Airlines and Woodland.
HP Ink Advantage Printer presents Masters of Magic. Only on History TV 18. Masters of Magic, presented by Affordable Home Printing with HP Ink Advantage Printers, in association with Hyundai, Nokia Lumia 1520, set with Dio Offer Pack, and Britannia NutriChoice. हम आपको दुनिया का इतिहास 2 घंटे में बता रहे हैं। बिग बैंग से लेकर आज तक की कहानी। हमारी आज की दुनिया में इससे जुड़े कई सुराग छिपे हैं। दरअसल इस तरह की संरचनाओं में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के रहस्यमय सुराग छिपे हुए हैं। $380 करोड़ साल पहले हमारे शुरुआती महासागरों की सतह के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली से तत्व, जिनमें से एक बिग बैंग से निकला हाइड्रोजन भी था और तारों से बने ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन भी थे। इन सब ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी, हमारी भी। उनमें से सबसे खूबसूरत था डीएनए। उसके छल्लों के नीचे छिपे थे जीवन के कोड। हमारी पृथ्वी के बनने के 7 लाख साल बाद पृथ्वी पर जीवन भी शुरू हो गया। हम किसी दानव के कंधों पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवों के कंधों पर सवार हैं, बैक्टीरिया पर। हम बड़े ही अहंकारी हैं। हमें लगता है कि ये दुनिया हम चला रहे हैं, लेकिन हम इस दुनिया में ही काफी देर से आए हैं। जानवरों से काफी पहले यहाँ बैक्टीरिया आ चुके थे। फिर जानवर आए और हमें लगा कि हमने उनकी सल्तनत ही मिटा दी। अगर हमने वो सल्तनत खत्म कर दी होती तो हम भी नहीं रहते। हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया की पूरी फौज है। असल में हम सबके शरीर में इतने बैक्टीरिया हैं जितने की पूरी दुनिया में इंसान। कई करोड़ों साल तक इस दुनिया पर इस तरह के जीवाणुओं का ही राज था। नवजात ब्रह्मांड की तरह शुरुआती जीव भी छोटे और मामूली थे, लेकिन वो संभावनाओं से भरे थे। उसने किस तरह से नए नए रूप लिए, हम उसके बारे में ही देख रहे हैं। उनमें हम भी एक हैं, और ये जानने के लिए हमें वक्त की शुरुआत में जाना होगा। हमने ये तो देखा कि आज जो भी ऊर्जा है वो बिग बैंग से निकली थी। हर जीव को जीने के लिए अपने हिस्से की ऊर्जा चाहिए थी। हम उसे जितना साधते उतना ही उसका इस्तेमाल कर पाते और उतने ही जटिल बनते जाते। बिग बैंग से निकली करीब करीब सारी ऊर्जा हमें सूरज से मिली। करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जा सकता है। इस कोशिश में उन्होंने दुनिया के इतिहास का सबसे कीमती कचरा भी पैदा किया, ऑक्सीजन। जल्द ही ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया को नए सिरे से गढ़ा, लेकिन उसके पहले उसे एक और अहम काम करना था। दुनिया के शुरुआती महासागरों में आयन भरा था। ये तो सब जानते हैं कि जब लोहे से ऑक्सीजन मिलती है तब क्या होता है। मैं एक छोटा सा बैक्टीरियम हूँ। मैंने ऑक्सीजन के अणु बनाए हैं और यह है लोहे का बड़ा सा गोला। ये लीजिए, लगा दी जंग। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। कई करोड़ों साल बाद ये विशाल ढेर बाहर आया तो दुनिया के लिए लोहे और स्टील का एक अहम स्रोत बन गया। लोहे के उसी ढेर की वजह से बाद में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। इस तरह से ब्रुकलिन ब्रिज और इंडस्ट्रियल एज के दूसरे बड़े लैंडमार्क्स किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़े हैं। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा, तब ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में जुट गए। उन्होंने इतना ऑक्सीजन बनाया कि
महासागर भर गए और वो वायुमंडल में जाने लगी। उसके बाद तो हमारा ग्रह हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग बन गया। इसके बाद जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार कुछ बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे जीना सीख लिया था। यानी हम जो सांस आज ले पाते हैं उसका इतिहास करीब 250 करोड़ साल पुराना है। करोड़ों साल बाद भी जीव उनके सहारे रहे जिनसे उन्हें फायदा हो रहा था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। उसकी शक्ति को साध कर जीवों ने ऊर्जा का एक नया स्रोत ढूंढ लिया था और वो स्रोत उसके पहले के किसी भी स्रोत से 20 गुना ज्यादा सक्षम था। इस नई ऊर्जा के सहारे जीवों ने जो किया वो कहानी हमारे आज तक आती है। अगले 200 करोड़ साल में जीवन और जटिल हो गया था। आसमान नीला हो गया और उसकी वजह से महासागर भी नीले नजर आने लगे। अब ज्यादा बड़े और ठोस महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स उभरने लगे थे। पृथ्वी काफी हद तक वैसी लगने लगी थी जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। $550 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। आप एक गहरी सांस लीजिए क्योंकि अब पृथ्वी पर उथल पुथल होने वाली है। ये है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, एक बायोलॉजिकल बिग बैंग। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तब आकार बढ़ता है और जटिलताएं भी। ऑक्सीजन हमें ऐसा करने देती है। करीब 3 करोड़ साल के इस काल में जानवरों के सबसे ज्यादा और सबसे अहम समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समंदर में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियां हमारी पूर्वज हैं। हालांकि ये देखने में हमारे जैसी नहीं लगती, लेकिन इनमें ऐसे अंग थे जिनसे हमारे शरीर के अंग बने, जिनमें रीढ़ की हड्डी, दांत और जबड़े वाला मुंह शामिल था। हमें अपनी पूर्वज मछलियों से बहुत कुछ मिला है। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव उन मछलियों के बॉडी प्लान पर बने हैं। पृथ्वी के इतिहास के पहले 400 करोड़ साल में पौधे और जीव समंदरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये सब बदलने लगा था। ऑक्सीजन के साथ ही ओजोन लेयर बना जो हमें सूर्य के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। सबसे पहले आए वो एम्फिबियंस जिनके कई वंशजों में से एक हम भी हैं। जानवरों के विकास के सिलसिले में मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो है एम्फिबियंस का प्राचीन महासागरों से बाहर आना और जमीन पर आकर हवा में सांस लेना। ये तो वैसा ही है जैसे हमारे दादा के दादा के दादा के दादा समंदर से बाहर आए हों और इस दुनिया का नजारा किया। उसे देखकर उन्होंने कहा होगा, अरे मैं तो यहाँ रह सकता हूँ। उन पेड़ों को, कीड़े मकोड़ों को देखो, यहाँ खाना भी है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। फिर वो दिन भी आया जब इंसानों ने हर जगह पर कब्जा जमा लिया। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा कर पाते, हमारे पूर्वजों को पानी से आखिरी रिश्ता भी तोड़ना था, सहवास का। आज के मेंढकों की तरह जो जेली जैसे अंडे देते थे वो जमीन पर सूख जाते थे। लेकिन कुछ एम्फिबियंस ने इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया। वो ऐसे अंडे देने लगे जिसके ऊपर का खोल अंदर की नमी बचाए रखता था। इसके साथ ही हम महासागरों से जमीन पर आ गए और एम्फिबियंस से
रेप्टाइल्स बने। कोई जीव समंदर से करीब 500 या 1000 किलोमीटर दूर हो सकता था, पर इसके बावजूद उसके अंडे में महासागर का अंश मौजूद रहता था। ये बड़ी अहम बात थी। इसके साथ ही महासागरों से उनका संपर्क टूट गया। अब वो धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। क्या अंतरिक्ष में जीवन है? क्या भूत और भविष्य में जाना मुमकिन है? क्या मनुष्य का अगला डेरा किसी और ग्रह पर होगा? जानने के लिए देखिए द यूनिवर्स, एक बिल्कुल नई सीरीज, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। Whether it's your child's homework or plane tickets, last-minute printouts are never a problem with the HP Ink Advantage printer. Tweet us what you do last minute at #LastMinute on 6 January and win HP Ink Advantage printers. Don't forget to tag HPIA printers. Fate threw everything at the Bacardi family. The fire of 1880 couldn't stop us. A series of earthquakes didn't get in our way. Through the Cuban Revolution in the 1950s. And in the 60s, exile from our home country. The Bacardi family didn't just survive. We thrived. Because true passion can't be tamed. Bacardi, untamable since 1862. Music CDs. ज्यादा गुस्सा, ज्यादा मजा और ज्यादा टेंशन, पहले से ज्यादा मनोरंजक। डक डायनेस्टी का एक नया सीजन सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। Duck Dynasty brought to you by Fog Black Series, Turkish Airlines, and Woodland. तीस करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन पृथ्वी वहां पर एक नया खेल रच रही थी। वहां पौधों की मौत होती तो वो वहीं पर दफन हो जाते थे। बिग बैंग से जो ऊर्जा पैदा हुई थी वो पौधों के जरिए जमीन के नीचे तक जाने लगी थी और कोयला बनने लगा था। ये आने वाले करोड़ों साल बाद इंसानों के लिए एक बेशकीमती तोहफा साबित होने वाला था। पच्चीस करोड़ साल पहले एक तबाही आई और ये पृथ्वी के शुरुआती दिनों के बाद किसी ज्वालामुखी का बहुत बड़ा तांडव था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई और उसके बाद कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वो थम गया। पृथ्वी पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गईं और इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों को कहा गया पर्मियन एक्सटिंक्शन। पृथ्वी पर इस तरह के विनाश तो होते ही रहे हैं। पिछले 50 करोड़ साल में कम से कम 5 बार ऐसी तबाही आई है जिससे पृथ्वी पर से सबसे अहम प्रजाति ही खत्म हो गई। ये भी ताश की गड्डी को फेंटने जैसा ही है जिससे नई प्रजाति पैदा होती रहती है। उस वक्त भी एक नई प्रजाति पैदा हुई, डायनासोर की। अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर पृथ्वी पर राज करते रहे। उसी दौर में पृथ्वी पर सख्त लकड़ी के पहले जंगल पैदा हुए और 400 करोड़ साल बाद चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन होने लगा। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी,
जिसे पैंजिया कहते थे, लेकिन अब वो अलग होने लगी थी। अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया। अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे मजबूत सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। इस बात में शक नहीं कि डायनासोर काल के सबसे बड़े जानवर ट्राइसेराटॉप और टी रेक्स ही थे, लेकिन कुछ बेहद अहम जीव उनके पैरों के आसपास भी घूम रहे थे। अगर हम अपनी जड़ों को ढूंढने की कोशिश करें तो पाएंगे कि हम रेंगने वाले विशाल भारी भरकम जीवों के बीच रहने वाले श्रू जैसे छोटे स्तनधारी जीव थे। उस वक्त हमारे जैसे स्तनधारी जीव खास अहमियत नहीं रखते थे। हम अपनी जान बचाए रखने के लिए डायनासोर के अंडों की चोरी भी करते थे। तो डायनासोर के सामने हम कुछ भी नहीं थे। 16 करोड़ साल के डायनासोर काल के इतिहास की सबसे बड़ी बात यही थी कि हम उनसे जंग हार चुके थे, स्तनधारी हार चुके थे। हम एक छोटी बिल्ली जितने बड़े थे। 16 करोड़ साल तक मझोले, बड़े, थोड़े बड़े, विशाल और बहुत बड़े जीव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर ही मौजूद थे। उनके सामने हमारा कोई वजूद नहीं था। लेकिन तभी बाजी फिर से पलटने वाली थी। साढ़े 6 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर चौड़ी चीज, जो शायद एक एस्टेरॉयड था, पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर ने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया था, अपनी मौत का तोहफा। जब वो खत्म हुए तो स्तनधारियों को बढ़ने का मौका मिला। डायनासोर के खत्म होने के कुछ ही साल बाद पहले वानर पैदा हुए। वो सही मायनों में वानर थे। उनके बाद के रूपों में एक हम भी हैं, और विकास के क्रम में उन स्तनधारियों को सामने देखने वाली आंखें मिली, जिनसे वो गहराई का अंदाजा लगा सकते थे, और लचीले हाथ मिले जिनमें 5 उंगलियां थीं। उनकी 5 उंगलियां थीं, हमारी तरह, जिनसे वो किसी चीज को पकड़ सकते थे। और अगर आप उन जीवों को देखें जिनकी उंगलियां हमारी तरह नहीं हैं, तो आप पाएंगे कि वो किसी चीज को एक सीमा तक ही पकड़ सकते हैं या उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। 5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज उस ग्रह पर विकसित हो रहे थे जो गर्म हो रहा था। वो इतना गर्म था कि ध्रुवों पर भी जंगल थे। उसके बाद महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और अफ्रीका और अमेरिका ने अपना रूप ले लिया। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका यानी आज का इजिप्ट एक प्राचीन समंदर के नीचे था। उस समंदर के तल पर खोल वाले छोटे छोटे जीव रहते थे। नम्यूलाइटस, कैल्शियम और कार्बन से बने उनके खोल समंदर के तल पर कई करोड़ साल तक जमा होते रहे, और उनसे बने चूना पत्थर, वो चूना पत्थर जिससे पिरामिड बनाए गए। अगर आप इन पिरामिडों को ध्यान से देखें तो साफ पता लगता है कि 4000 साल पहले बनी ये इमारतें असल में 5 करोड़ साल पुराने सी शेल से बनी हैं। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन बनाने लगी थी। हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी थीं। वो इतनी ऊंची थीं कि उनसे मौसम का पैटर्न बदलने लगा। उससे पृथ्वी भी ठंडी होने लगी थी। पनामा का इस्थुमस अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने लगा था। इसके बाद अटलांटिक और प्रशांत महासागर एक दूसरे के करीब आए तो महासागरों में उफान आ गया और दुनिया आइस एज की ओर जाने लगी। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तब हमारे वानर पूर्वज गर्म इलाकों में ही बने रहे, लेकिन एक ऐसा जीव उभरने लगा था जिससे उनके वजूद को खतरा पैदा हो गया था।
अंतरिक्ष में जीवन है? क्या भूत और भविष्य में जाना मुमकिन है? क्या मनुष्य का अगला डेरा किसी और ग्रह पर होगा? जानने के लिए देखिए द यूनिवर्स, एक बिल्कुल नई सीरीज, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। The all-new Photon Max is here. Feel the speed. 25%, 35%, 42%, 50%, ooh, 55%. Yes, ma'am. Get up to 55% off at the Myntra Mega Sale. Log on to myntra.com. Hurry! Introducing the large screen Nokia Lumia 1520 with a brilliant full HD display. 20 megapixel pure view for full HD video recording. And rich distortion-free sound capture. The new Nokia Lumia 1520. Don't just record, relive. ज्यादा गुस्सा, ज्यादा मजा और ज्यादा टेंशन, पहले से ज्यादा मनोरंजक। डक डायनेस्टी का एक नया सीजन सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। Duck Dynasty brought to you by Fog Black Series, Turkish Airlines, and Woodland. डिश टीवी डीटीएच उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी सूचना। 1 जनवरी 2014 से आपका पसंदीदा चैनल हिस्ट्री टीवी 18 और ये 21 अन्य चैनल्स डिश टीवी द्वारा सभी पैकेजेस से हटा दिए जाएंगे। हिस्ट्री टीवी 18 और ये 21 अन्य चैनल्स आपको केवल आला कार्ट आधार पर ही डिश टीवी पर उपलब्ध होंगे। इन सभी चैनल्स को आला कार्ट आधार पर पाने के लिए दिए गए नंबरों पर डिश टीवी को अभी कॉल करें। तो देरी मत कीजिए, तुरंत फोन करें। 70 लाख साल पहले हमारे वानर पूर्वज पेड़ों पर चैन से रहते थे, लेकिन उनके आसपास के इलाकों पर हमले होने लगे थे। इस नए खिलाड़ी ने भी मानव इतिहास पर उतना ही असर डाला जितना कि पृथ्वी के किसी और जीव ने। आप शायद इस बात पर यकीन न करें, पर हमारे वजूद के लिए एक चीज बेहद अहम थी, और वो चीज थी घास। दुनिया के करीब हर इलाके में एक ही वक्त पर घास के मैदान नजर आए। अफ्रीका के सवाना हो, यूरेशिया के स्टेपलैंड्स हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज, या फिर अर्जेंटीना के घास के मैदान। घास दुनिया में हर जगह थी। ईस्ट अफ्रीका में घास के मैदानों ने हमारे वानर पूर्वजों के जंगल के घरों में घुसपैठ कर ली थी। जब पेड़ कम बचे और उनके बीच दूरी बढ़ गई, तब हमारे पूर्वजों को उसके मुताबिक ढलना पड़ा। वानरों ने देखा कि एक ही पेड़ पर बहुत ज्यादा वानर रह रहे हैं, जबकि वहाँ खाने की कमी है। तब उन्हें खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा, और उन दो जगहों के बीच थे घास के मैदान। अब वहां तक पहुंचने का एक तरीका तो था बेतहाशा भागो, और दूसरा तरीका यह था कि घास के मैदानों में खाने की जो चीजें हैं उनका ही फायदा उठाओ, वही खाओ। इसके बाद कुछ वानर तो इस वीरान नए घर में आ गए। ये जगह उन वानरों के लिए ज्यादा अच्छी थी जो 2 पैरों पर चलते थे। वो लंबी घासों के ऊपर से सिर उठाकर अपने दुश्मनों पर नजर रख सकते थे। 2 पैरों पर चलना एक बहुत ही अहम विकास था, क्योंकि उससे दोनों हाथ खाली रहते थे। हाथों ने भी मानव इतिहास को गढ़ा है। $26 लाख साल पहले प्रोटो ह्यूमंस या होमिनिड्स जिस दुनिया में घूमते थे, वहां की धरती सिलिकॉन से भरी थी। वो करोड़ों साल पहले तारों के केंद्र में बना था।
और सिलिकॉन पृथ्वी के केंद्र में दूसरा सबसे बड़ा तत्व था। उसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्रिस्टल बनाता था, जिससे ठोस पत्थर बनते थे और उस पत्थर को जब गढ़ा जाता तब वो टूटता नहीं था। होमिनिड्स ने 26 लाख साल पहले ही क्रिप्टोक्रिस्टलिन सिलिकेट्स को तोड़ना सीख लिया था, जिससे धारदार किनारे बनते थे और लोग उनका इस्तेमाल 26 लाख साल तक करते रहे। जैसे ही मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का एक हथियार मिल गया। पत्थर के एक मामूली से हथियार की मदद से इंसान अब 1000 ऐसे काम कर सकता था जो वो पहले नहीं कर पाता। उस छोटी सी टेक्नोलॉजी ने हमारे पूर्वजों को वो हुनर दे दिया था और उसका फायदा हमें भी मिला। सिलिकॉन से पहला टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और हम स्टोन एज में पहुंच गए। लाखों साल बाद हम उसकी मदद से हाथ से इस्तेमाल होने वाले औजारों का प्रयोग करने लगे और सिलिकॉन की एक और रासायनिक खूबी ने उसे फिर से टेक्नोलॉजी के चरम पर पहुंचा दिया था। इंसान बनने की दिशा में हमारा जो अगला कदम था वो हमारी पृथ्वी में छिपा एक गहरा राज था। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी के पास ही वो खास शक्ति थी। सौर मंडल के तमाम ग्रहों और चांदों में सिर्फ पृथ्वी पर ही ऐसी खास खूबी है जिससे कि यहाँ आग जल सकती है। दूसरे ग्रहों और चांदों पर बिजली और लावा है, लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर ही 2 ऐसी चीजें हैं जिनसे आग जल सकती है। एक तो है पेड़ पौधों से मिलने वाला ढेर सारा ईंधन और दूसरी है वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन जो लपटों को भड़काती है। अगर यहाँ आग नहीं जल पाती तो हम आज भी भटकते ही रहते। होमो सेपियंस ने आग के इर्द गिर्द अपनी दुनिया बनाई थी। हमारे पूर्वजों ने 8 लाख साल पहले ही आग को काबू में रखना सीख लिया था। ये वो हुनर था जो हमें शुरुआत से जोड़ता है। आप ये तो नहीं भूले होंगे कि बिग बैंग से कितनी ऊर्जा निकली थी और उस ऊर्जा में से अपना हिस्सा पाने के लिए किस तरह से मुकाबला शुरू हुआ था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि हमें खाने को पचाने के लिए एक और पेट मिल गया था जो हमें ज्यादा कैलोरी देता था, ज्यादा ताकत देता था, इससे ज्यादा बड़े दिमाग को सहारा मिल रहा था। आग एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी थी। जल्द ही हमने मिट्टी से बर्तन, धातु से हथियार और पानी से भाप की शक्ति का इस्तेमाल सीख लिया। अगर हमारे पास आग नहीं होती तो इंटरनल कंबशन इंजन भी नहीं होते, आग नहीं होती तो धातु नहीं होते, आग के बिना रबर नहीं होता। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने उनके लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए जो उसका इस्तेमाल करना जानते थे। दो लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंग्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में ऊपर थी वो नीचे आ गई थी। अब वो ज्यादा जटिल आवाज निकाल सकता। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। इंसानों ने दुनिया के दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा अहम फायदा पा लिया था। हम कह सकते थे कि दादी ने कहा है अगर हाथी नजर ना आए तो हम ज़ीब्रा का शिकार कर सकते हैं। मेरी मौसी कह रही थी कि उनके मौसेरे भाई को नदी के दूसरे किनारे पर पानी का एक सोता दिखा है। इससे सबको फायदा होता था क्योंकि तब कोई भी बता सकता था कि उसे उस खास जगह पर कौन सी नई चीज मिली है। भाषा की वजह से हम एक अकेले कंप्यूटर की बजाय नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स बन गए थे और हर जानकारी बांट सकते थे। अब किसी को किसी के अनुभव के सहारे नहीं रहना था। अब हर इंसान
किसी और से वो जानकारी पा सकता था जो उसके पास थी। ये बहुत बड़ा फायदा था और कोई और जीव ऐसा नहीं कर सकता था। एक प्रजाति के तौर पर इंसान ज्यादा समझदार हो गया था। अब पूरी दुनिया खेल का मैदान बन गई थी और हम खेलने को तैयार थे। 1,00,000 साल पहले इंसान कहीं जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। उस रास्ते पर चल सकते थे जो लाखों सालों में बना था। महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था अफ्रो यूरेशिया। वो करीब 8.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी, चांद की सतह से दुगनी जगह में। शुरुआती इंसानों के लिए इसका मतलब था कि वो आधी से ज्यादा दुनिया पैदल ही पार कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। हम उन वानरों में से एक हैं जो एक ही वक्त पर एक से ज्यादा महादेशों में रहते थे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिनकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। यह हमें खत्म होने से बचाता था। दूर दूर बसना एक्सटिंक्शन इंश्योरेंस था। लेकिन जब दुनिया हमारे लिए रास्ते खोल रही थी, तभी ग्रह हमारे लिए एक मुसीबत बन गया। आइस एज शुरू हो गया। ग्रह अब हमारी पहले से ज्यादा कड़ी परीक्षा लेने लगा था। करीब 50,000 साल पहले ग्लेशियर नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगे थे। उसी वक्त दुनिया की खोज पर निकला इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले होमो सेपियंस पहली बार यूरोप पहुंच गए। 20,000 साल पहले जब बर्फ अपने चरम पर थी, तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले टंड्रा तक पहुंच गया। हालांकि आइस एज कड़ी परीक्षा ले रहा था, फिर भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। इसके सुराग छिपे हैं इन सिंबल्स में। हमने बौद्धिक रूप से एक बड़ी छलांग लगाई थी और अब हम इस बात से परे सोचने लगे थे कि हमें जीना है। जब हम इन सिंबल्स वाले विचारों को देखते हैं तो यही कह सकते हैं कि एक जीव इंसान था जो हमारे जैसा ही था। जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं, किसी गाय की, तब सब यही कहते हैं कि वो गाय की तस्वीर है, क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तभी ये कह सकते हैं कि हाँ, ये इंसान है। जो लोग या जीव हमारी तरह सोचते हैं वो दुनिया को भी वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम। उस पल के बाद मानव इतिहास दुनिया के किसी और मुकाबले बहुत तेजी से बदला था। जब पृथ्वी का ज्यादातर पानी बर्फ में कैद हो गया, तब महासागरों का स्तर 100 से 125 मीटर नीचे चला गया। इंसानों के फैलने की आखिरी बाधा भी मिट चुकी थी। हम बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके साइबेरिया से नॉर्थ पहुंच गए। हम दुनिया के इतिहास की कहानी सिर्फ 2 घंटे में सुना रहे हैं और 1 घंटे में ही 1300 करोड़ साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। तैयारियों के इन सालों में इंसान वजूद में आए और दुनिया भर में फैल गए। इसके बाद मानव का वो इतिहास शुरू हुआ जिसे हम जानते हैं। क्या अंतरिक्ष में जीवन है? क्या भूत और भविष्य में जाना मुमकिन है? क्या मनुष्य का अगला डेरा किसी और ग्रह पर होगा? जानने के लिए देखिए द यूनिवर्स, एक बिल्कुल नई सीरीज, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। Fate threw everything at the Bacardi family. The fire of 1880 couldn't stop us. A series of earthquakes didn't get in our way.
Cuban Revolution in the 1950s. And in the 60s, exile from our home country. The Bacardi family didn't just survive, we thrived. Because true passion can't be tamed. Bacardi, untamable since 1862. CDs. हेलो, मैं लद्दाख के लामायूर गांव से बोल रही हूँ। वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके आगे एक रास्ता जाता है जब 5 कच्चे मकान हैं। उनमें से आखिर घर हमारा है। क्या आप वहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं? मैडम, आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। अब इंडिया के किसी भी कोने से फोन घुमाओ, टाटा स्काई लगाओ। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। Make cooking healthier and tastier. Bring home the Mediterranean flavors of olive oil. ज्यादा गुस्सा, ज्यादा मजा और ज्यादा टेंशन, पहले से ज्यादा मनोरंजक। डक डायनेस्टी का एक नया सीजन सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। Duck Dynasty brought to you by Fog Black Series, Turkish Airlines, and Woodland. HP Ink Advantage Printer presents Masters of Magic, only on History TV 18. Masters of Magic presented by Affordable Home Printing with HP Ink Advantage Printers in association with Hyundai, Nokia Lumia 1520, Setwit Dio Offer Pack, and Britannia NutriChoice. दुनिया का हमारा इतिहास वक्त की शुरुआत में एक बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था। फिर हमने करीब 1400 करोड़ साल का सफर तय किया। इंसान इस मंच पर अहम भूमिका निभा रहा था, इसलिए ये जानना जरूरी है कि उस इतिहास में हमारी भूमिका कितनी छोटी सी है। इस बात को आसानी से समझने के लिए हम 1400 करोड़ साल के इतिहास को 14 साल का इतिहास मान लेते हैं। उस लिहाज से देखें तो हमारी पृथ्वी सिर्फ 5 साल पुरानी है, यानी ब्रह्मांड के इतिहास का करीब 1/3 हिस्सा। बड़े बड़े जीव करीब 7 महीने पहले पैदा हुए थे। उस पैमाने पर डायनासोर करीब 3 हफ्ते पहले खत्म हुए। इंसान का पूरा इतिहास सिर्फ 3 मिनट का है। आधुनिक औद्योगिक समाज, औद्योगिक क्रांति वगैरह सिर्फ 6 सेकंड पहले की बात है। इससे तो मुझे यही पता लगता है कि ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में इंसान बस कुछ देर के लिए ही आया है। इंसान ने कुछ देर के लिए ही सही, पर अपनी चमक दिखाने के लिए करोड़ों साल तक इंतजार किया था। तारे और ग्रह धीरे धीरे तत्वों को सही क्रम में लगा रहे थे ताकि हम इंसानों का इतिहास लिखा जा सके। 10,000 BC में अफ्रीका से बाहर आने के 1 लाख साल के अंदर ही इंसान साउथ अमेरिका तक पहुंच गया था। वहां इंसान का सामना आइस एज की मुश्किलों से हुआ, लेकिन हमारी मौत नहीं हुई, बल्कि हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए थे। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली, समंदर किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर रेगिस्तानों तक, हर जगह इंसान थे। हमारे सबसे करीब पूर्वज चिंपैंजी ट्रॉपिक्स में रहते थे। वो सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही रहते थे, लेकिन इंसानों ने पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया था। आइस एज ने ऐसे नए रास्ते बनाए जिससे इंसान दुनिया भर में फैलते चले गए, लेकिन तभी बर्फ पिघलने लगी और महासागरों का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा।
इंसान अपने अपनी जगह पर दो अलग अलग दुनिया में फंस गए और वो उन इलाकों में जो कुछ भी मिल रहा था उनके सहारे जीने की कोशिश करने लगे। जब ग्लेशियर पिघले तो उनसे झील, नदियां और खाड़ियां बनी। उसके बाद वो नक्शा बना जिसे हम जानते हैं। अफ्रीका में तेज बारिश की वजह से लेक विक्टोरिया और लेक एल्बर्ट का पानी बढ़ा, जिससे इजिप्ट में नील नदी बन गई। यूरेशिया में दूसरी नदियां बनी। आज के इराक यानी तब के मेसोपोटामिया में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां बनी। आज के पाकिस्तान में इंडस नदी का जन्म हुआ। चाइना में येलो और यांगसी नदियां बहने लगी। बर्फ की उन चादरों के पिघलने के बाद इन सारी नदियों ने ही मानव इतिहास को गढ़ने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। इन नदी घाटियों की उपजाऊ जमीन और वहां के पानी ने सभ्यता के पहले बीज बो दिए। आइस एज के बाद जब मौसम गर्म हुआ तब पौधे और इंसान भारी संख्या में बढ़ने लगे और तब इंसान एक ही जगह पर बसने लगे। स्थायी बस्तियां बसने लगीं, आबादी बढ़ने लगी। जब खाने वालों की संख्या बढ़ी तब हमारे पूर्वज भी समझदार हो गए। अब उन्हें अपने आसपास के इलाकों से ज्यादा खाना जमा करना पड़ रहा था। अब एक नई खोज ने पृथ्वी और इंसान के रास्तों को बदल दिया था। हमने बीज लगाना सीख लिया था। वो बीज उसी पौधे के थे जिसने लाखों साल पहले हमें वानर से इंसान बनाया था। मानव इतिहास में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला वो पौधा था घास। घास का बीज बहुत छोटा होता है, उसे खाते नहीं हैं। अब मैं एक जंगली भैंस का शिकार करूं या घास खाऊं, जाहिर है शिकार ही करूंगा। लेकिन कमाल की बात ये थी कि घास के बीज दुनिया की सबसे अहम फसल बन गए। उसे उन संग्रह और शिकार करने वाले लोगों ने हजारों साल तक नजरअंदाज किया था। लोगों ने उनका इस्तेमाल तब शुरू किया जब उनके सामने और कोई चारा नहीं रहा। घास की जिस प्रजाति को हम अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, वो है गन्ना, गेहूं, जौ और राई भी घास की ही प्रजातियां हैं। हर तरह का अनाज घास की ही एक किस्म है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ हमारी शान बढ़ाने वाले लॉन तक ही सीमित नहीं थी, वो एक ऐसा खाना भी थी जिसके सहारे पूरी सभ्यता टिकी हुई थी। उससे ही हमें सबसे ज्यादा कैलोरी मिल रही थी। एक बार फिर से बात आती है बिग बैंग की। हर जीव की कहानी का केंद्र है वो ऊर्जा जो उस महाविस्फोट से निकली थी और जिससे हम सभी अपना हिस्सा पाना चाहते थे। जिस तरह से ऑक्सीजन ने हमें बढ़त दिलाई, आग ने हमें ज्यादा कैलोरी लेने की ताकत दी, उसी तरह से खेती भी ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति थी। संग्रह शिकार करने वाले इंसान को जीने के लिए करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर में भागना पड़ता था। इतनी दूरी में उसे जीने लायक पौधे और गोश्त मिल जाते थे। लेकिन एक किसान सूरज की ऊर्जा की मदद से उस इलाके के सिर्फ 10वें हिस्से में ही अपनी जरूरतें पूरी कर लेता था। पिछले आइस एज के बाद जब मौसम गर्म हुआ तब दुनिया में करीब आधा दर्जन जगहों पर खेती की जाने लगी थी। लेकिन भौगोलिक रूप से देखें तो पौधों और पालतू बनाने लायक जानवरों का सबसे बड़ा समूह नजर आया मध्य पूर्व के उपजाऊ इलाकों में। मिडिल ईस्ट में कई किस्म के जीव नजर आने लगे थे और उन जीवों को पालतू बनाया जा सकता था, जीवों को भी और पौधों को भी। बात जब जानवरों की आती है तो नाम आता है सूअर, भेड़ और बकरियों का। पौधों के मामले में गेहूं की 2 किस्में, राय, जौ, मसूर, अंजीर जैसी चीजों की खेती दुनिया के इस छोटे से हिस्से में की जा रही थी। फर्टिल क्रेसेंट के मुकाबले बाकी के अफ्रो यूरेशिया के सब सहारन अफ्रीका और अमेरिका जैसी जगहों पर जीवों की पालतू बनाने लायक प्रजातियां बहुत कम थीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क था। जिन लोगों के पास पौधों और जीवों का सही तालमेल था वो ज्यादा शक्तिशाली बन गए और वो आधुनिकता की ओर भी बहुत तेजी से बढ़े।